This video is for education purpose. Everything you will listen in the video is taken from the internet or any book or any documentary which is available for public. ये कहानी एक सच्ची घटना है। 11 जुलाई 1983 को इस टी सीरीज की स्थापना हुई, लेकिन कंपनी को पहली सफलता मिली 1988 में। उस समय आमिर खान और जूही चावला की एक फिल्म रिलीज होती है जिसका नाम था कयामत से कयामत तक। इस फिल्म के 80 लाख कैसेट बिके थे। इसके बाद साल 1990 में आज की फिल्म रिलीज हुई और इसकी म्यूजिक एल्बम ने रिकॉर्ड तोड़ दिया। इसके बाद का दशक टी सीरीज के नाम रहा। दरियागंज में जूस की दुकान चलाने वाले 23 साल के लड़के ने म्यूजिक इंडस्ट्री की सूरत बदल कर रख दी। ये सब हुआ बस एक 7 रुपए की कैसेट की बदौलत, और इसी के चलते उस लड़के का नाम पड़ा कैसेट किंग गुलशन कुमार। मगर 3 अगस्त गुलशन कुमार को बड़ी बेरहमी से मौत के घाट उतार दिया। सोचिए गुलशन कुमार की हत्या क्यों हुई, इनके हत्यारों को सजा क्यों नहीं मिली, कौन कौन लोग इसमें शामिल थे, आइए जानते हैं आज के इस वीडियो में। 12 अगस्त 1997 की तारीख मंगलवार का दिन था। 42 साल के गुलशन कुमार पूजा की थाली लेकर अपने घर से निकलते हैं। लोखंडवाला कॉम्प्लेक्स जहां बॉम्बे फिल्म के कई सितारे रहते थे, वहीं गुलशन कुमार का बंगला था। वक्त था 10:10 जब सफेद कुर्ता पहने गुलशन कुमार अपनी महरून रंग की मारुति कार से उतरते हैं। सामने शिव मंदिर था। जीतनगर में बना ये मंदिर करीब 4 साल पहले गुलशन कुमार को दिखा था। शिव के भक्त गुलशन कुमार ने महंगे टाइल लगाकर मंदिर को नया बनवाया था। तब से हर सुबह व शाम वो इस मंदिर में दर्शन करने आते थे। रूटीन फिक्स था और इस रूटीन पर नजर थी 3 लोगों की जो उस दिन ताक लगाए बैठे थे गुलशन कुमार को मौत के घाट उतारने के लिए। आगे क्या हुआ उससे पहले थोड़ा पीछे चलते हैं, ये जानने के लिए कि गुलशन कुमार पर नजर रखने वाले लोग कौन थे और इसकी वजह क्या थी। पूरी कहानी की शुरुआत होती है 7 जून 1994 से। जावेद रियाज सिद्दीकी नाम के एक फिल्म प्रोड्यूसर हुआ करते थे। सिद्दीकी एक फिल्म बना रहे थे जिसका नाम था तू विश में अमृत। इस फिल्म में अदाकारा थी ज़ेबा अख्तर। ज़ेबा एक पाकिस्तानी एक्टर थी और कथित तौर पर उन्हें दाऊद इब्राहिम के कहने पर इस फिल्म में लिया गया था, लेकिन ज़ेबा के साइन करने के कुछ दिनों बाद ही सिद्दीकी ने उन्हें हटाने का फैसला किया। लेकिन ये बात दाऊद को नागवार गुजरी और 7 जून 1994 को सिद्दीकी की गोली मारकर हत्या कर दी गई। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार इस हत्या के बाद ही गुलशन कुमार को भी अंडरवर्ल्ड से कॉल आने शुरू हो गए। इसी के चलते यूपी के तत्कालीन मंत्री कल्याण सिंह ने उन्हें एक बॉडीगार्ड भी मुहैया कराया। मुंबई में साल 1994 से 1997 के बीच कई फिल्म प्रोड्यूसरों को धमकियां मिली। इनमें से सुभाष घई और राजीव राय शामिल थे। फिर आया साल 1997। उस समय नदीम और श्रवण की जोड़ी ने एक एल्बम लॉन्च की। एल्बम का नाम था हाय अजनबी। इस फिल्म के कुछ गानों को नदीम ने खुद ही गाया था। नदीम चाहता था कि टी सीरीज इस एल्बम के राइट्स खरीद कर उन्हें प्रमोट करे, लेकिन गुलशन कुमार इसके लिए तैयार नहीं थे। गुलशन कुमार के भाई किशन कुमार ने अदालत में दिए बयान के अनुसार गुलशन कुमार ने नदीम से कहा कि उनकी आवाज अच्छी नहीं है, लेकिन फिर भी किसी तरह बात बनी और टी सीरीज ने राइट्स खरीदे और प्रमोशन के लिए एक वीडियो भी बनाया, लेकिन एल्बम फ्लॉप साबित हुई। नदीम ने इसका दोष गुलशन कुमार को दिया। उसे लगता था कि ठीक से पब्लिसिटी न होने की वजह के चलते एल्बम फ्लॉप हुई है। अदालत में किशन कुमार ने बताया कि एक बार मुलाकात के दौरान नदीम ने गुलशन कुमार को देख लेने की धमकी दी थी। इसके बाद 5 अगस्त 1997 को गुलशन कुमार के पास एक कॉल आता है। दूसरी तरफ अंडरवर्ल्ड डॉन अब्बू सलीम की आवाज आती है। अब्बू सलीम ने कहा कि वैष्णो देवी में रोज लंगर खिलाते हो, कभी हमें भी खिलाओ। इसके बाद सलीम ने 10 खोके यानी कि 10 करोड़ की मांग की। इसी कॉल में सलीम ने पूछा कि तुमने नदीम की एल्बम को सही से प्रमोट क्यों नहीं किया। तब गुलशन कुमार ने जवाब दिया कि नदीम की आवाज अच्छी नहीं है, इसीलिए एल्बम फ्लॉप हुई। इसके बाद 9 अगस्त एक बार फिर अब्बू सलीम की कॉल आती है। किशन कुमार अदालत में बताते हैं कि इस कॉल में दोबारा पैसों की मांग दोहराई गई थी। सलीम ने कहा कि तुम अंडरवर्ल्ड को हल्के में ले रहे हो। खास बात ये थी कि सलीम ने इसमें मुंबई पुलिस का जिक्र भी किया था। बोला कि तुम अभी तक पुलिस के पास भी नहीं गई, मतलब तुम हमें सीरियस नहीं ले रहे हो। आगे जो कुछ भी होगा उसके जिम्मेदार तुम खुद होगे। इन धमकियों के बावजूद गुलशन कुमार पुलिस के पास नहीं गई। उनके दोस्तों ने उन्हें पुलिस के पास जाने की सलाह दी, लेकिन गुलशन कुमार को लगता था कि पुलिस के पास जाने से कोई फायदा नहीं होगा।
लेकिन गुलशन कुमार गलत थे। 1 महीने पहले ही निर्देशक राजीव राय पर हमला हुआ था, लेकिन उन्हें पुलिस प्रोटेक्शन मिली हुई थी, जिसके चलते उनकी जान बच गई। उससे पहले अब्बू सलीम ने सुभाष घई पर भी हमले की प्लानिंग की थी, लेकिन पुलिस ने उसके लड़कों को पहले ही पकड़ लिया था। इस घटना के बाद इंडियन एक्सप्रेस के एक रिपोर्टर ने अब्बू सलीम से बात की। रिपोर्टर ने सलीम से पूछा कि क्या तुम्हारी धमकियां सिर्फ कोरी है? सलीम ने जवाब दिया, सिर्फ 1 हफ्ता और इंतजार करो। और हफ्ता आया अगस्त में। उस दिन गुलशन कुमार का गार्ड भी उनके साथ नहीं था। तबीयत खराब होने के चलते वो घर पर ही रुक गया। 10:40 पर गुलशन कुमार मंदिर से पूजा करके अपनी गाड़ी की तरफ वापस आते हैं। कुछ कदम चलते ही गुलशन कुमार को अपनी कनपटी पर एक गन महसूस होती है। गुलशन कुमार देखते हैं नीली जींस पहने लंबे बालों वाला एक लड़का खड़ा था। कुमार कहते हैं कि ये क्या कर रहे हो? दूसरी तरफ से जवाब आता है, बहुत पूजा कर ली, अब ऊपर जाकर करना। एक गोली चलती है और कुमार जमीन पर गिर जाते हैं। पूजा का सामान भी जमीन पर बिखर जाता है। कुमार भागने की कोशिश करते हैं। वो पास में मौजूद घर में मदद मांगते हैं, लेकिन उस घर में मौजूद महिला घर का दरवाजा बंद कर देती है। उसके बाद कुमार एक और दरवाजा खटखटाते हैं, लेकिन वहाँ से भी कोई मदद नहीं मिलती। उनका ड्राइवर रूपलाल सूरज कलश उठाकर हमलावरों की तरफ फेंकता है। रूपलाल के दोनों पैरों में गोली लग जाती है और वो भी जमीन पर गिर जाता है। इसके बाद हमलावर गुलशन कुमार के पास पहुँचते हैं। कुमार अब तक एक शौचालय के पास खड़े थे, तभी 2 लोग गोली चलाते हैं। कुल 16 गोलियां उनके पीठ और गर्दन पर लगती हैं। वो दीवार से सहारा लेने की कोशिश करते हैं, लेकिन वही निढाल हो जाते हैं। जिन फिल्मों के लिए गुलशन कुमार संगीत देते थे, उनके किसी सीन की तरह ही उनके ऊपर दीवार पर एक टाइल लगी हुई थी, जिस पर देवी का चित्र बना हुआ था। कुल 2 मिनट में सारा खेल खत्म हो जाता है। तीनों हमलावर पास में खड़ी एक टैक्सी के ड्राइवर को बाहर खींचकर निकालते हैं और टैक्सी को लेकर गायब हो जाते हैं। आधे घंटे बाद पुलिस आती है। गुलशन कुमार को नजदीक के हॉस्पिटल में ले जाया जाता है, जहां डॉक्टर उन्हें मृत घोषित कर देते हैं। इंडिया टुडे के एक रिपोर्टर ने तब अंडरवर्ल्ड डॉन छोटा राजन से बात की। राजन ने बताया कि गुलशन कुमार की हत्या में सलीम का हाथ है। उसने ये भी बताया कि डायरेक्टर राजीव राय पर भी हमला सलीम ने ही कराया था और ये सब दाऊद के इशारों पर हो रहा है। जिसके बाद दिल्ली जाकर गुलशन कुमार का अंतिम संस्कार कराया जाता है और पुलिस अपनी तहकीकात शुरू करती है। पुलिस इन्वेस्टिगेशन में कहानी सामने आती है और वो कहानी कुछ इस प्रकार थी। मई 1997 में दुबई में अनीस इब्राहिम के दफ्तर में एक मीटिंग हुई। अनीस इब्राहिम यानी कि दाऊद का छोटा भाई। इस मीटिंग में अनीस, अब्बू सलीम और एक गैंगस्टर था। इस मीटिंग में ये तो तय हुआ कि गुलशन कुमार को मारकर एक नजीर पेश की जाएगी। इसके बाद 3 लोगों को हायर किया गया। इनमें से एक था असद राउफ, जो अब्बू सलीम का खास था, और उसका भाई अब्दुल राशिद। इसके अलावा चार्जशीट में 19 लोगों को गुनहगार बताया जाता है। इनमें से अब्बू सलीम और नदीम सैफी के साथ साथ एक और नाम था जो चौंकाने वाला था, और वो नाम था टिप्स कंपनी के मालिक रमेश तौरानी का। पुलिस ने दावा किया कि नदीम के साथ साथ रमेश तौरानी ने भी गुलशन कुमार को मारने के लिए 25 लाख की सुपारी दी थी। साल 2002 में इस केस का पहला फैसला असद रऊफ को उम्र कैद की सजा सुनाई और बाकी लोगों को रिहा कर दिया गया। पुलिस रमेश तौरानी के खिलाफ सबूत पेश नहीं कर पाई, इसीलिए अदालत ने उन्हें बेगुनाह साबित कर दिया। नदीम सैफी अब तक मुंबई छोड़कर लंदन चले गए, जिसके बाद नदीम के खिलाफ अरेस्ट वारंट तो निकला, लेकिन वो कभी गिरफ्तार नहीं हुए, क्योंकि गुलशन कुमार के मर्डर के वक्त नदीम लंदन में थे और वहां की सरकार ने उन्हें गिरफ्तार करने की परमिशन नहीं दी, जिस वजह से उनकी गिरफ्तारी नहीं हो पाई। हालांकि साल 2002 में उन्हें इंडिया कोर्ट ने सबूत न मिलने की वजह से उनके ऊपर लगाए आरोपों को रद्द कर दिया, लेकिन उनका अरेस्ट वारंट अभी भी लागू है। बाद में नदीम ने ब्रिटिश की नागरिकता ले ली और फिर कभी भारत नहीं लौटे। जहां तक अब्बू सलीम की बात है, उसे 2005 में पुर्तगाल से भारत लाया गया, लेकिन उसके ऊपर कभी भी गुलशन कुमार की हत्या का केस नहीं चला।
इसका कारण था कि पुर्तगाल और भारत के बीच हुए समझौते के अनुसार अबू सलीम पर सिर्फ वो ही केस चल सकते थे जिन पर सहमति बनी हो, और इस लिस्ट में गुलशन कुमार का केस नहीं था। इसीलिए साल 2005 के बाद केस की सुनवाई के दौरान अबू सलीम को अब्सेंट माना गया, जबकि वो कुछ दूर आर्थर रोड जेल में बंद थे। इस केस में आखिरी फैसला 2021 में आया। तब अदालत ने असद राउफ उर्फ दाऊद मर्चेंट और उसके भाई अब्दुल राशिद को उम्र कैद की सजा सुनाई। फैसला सुनते वक्त अदालत ने कहा कि नदीम सैफी और अबू सलीम के कहने पर हत्या को अंजाम दिया गया, लेकिन तकनीकी कारणों के चलते अबू सलीम पर केस नहीं चल पाया और नदीम सैफी आज तक भारत नहीं लौटा। इसीलिए इस केस में इंसाफ कितना है ये तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन इतना जरूर है कि गुलशन कुमार जी की लेगेसी आज भी जिंदा है। टी सीरीज आज भी म्यूजिक की दुनिया का सबसे बड़ा नाम है। तो ये थी गुलशन कुमार की मौत की वजह। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।